हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस से पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हल करेंगे, जो रोजगार पब्लिकेशन का है, अंकित भाटी सर का। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एजुकेशनल चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आएगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बन गया है, और अरविंद पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन का, इनका अलग अलग सबका प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। लिखा हुआ है 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था। तो इसमें क्या परिणाम था? इसका जो युद्ध हुआ था आपको बताना है। इसमें ए नंबर यानी ब्रिटिश की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही काल क्रमानुसार बताइए। तो इसका कौन सा काल सही है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी, पहले अंबर युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, फिर वांडीवास युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। इनका क्रम सही इसी प्रकार से लगेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, ये पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही इसका बताना है आपको। ए नंबर, इसमें देखिएगा ऐसा मिलाना है किसको, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक महात्मा गांधी से मिलाना है। दूसरा आपका है दलित वर्ग मिशन समाज 1906, इसको मिलाना है आपको बी आर सिंधे से। तीसरा है बहुजन समाज 1910 का, आपको मिलाना है मुकुंदराव पाटिल से। और दलित वर्ग कल्याण को मिलाना है बी आर अम्बेडकर से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था या दिया गया था? इसका सही जवाब आपको बताना है। कौन सा है? ए नंबर, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी मिलाना है आपको। नहीं, इसको देख लीजिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जेम्स हिक्की ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्तंभ ए में अंकित पुस्तकों को स्तंभ बी में अंकित नामों से सुमेलित कीजिए। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए नंबर सही है। चलिए मिलाते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, इसका मिलान है ताराचंद से, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसका मिलान आपको करना है के दत्त से, यानी चौथे से मिलाना है। अगला आपका है, ये है तीसरा नंबर, तो इसका है प्रोसेप्टस ऑफ जीसस, इसको मिलाना है राजा राम मोहन राय से। और ये है आवर इंडिया मुसलमान्स, इसका मिलाना है आपको डब्ल्यू हंटर से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत पामीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, तो कौन सा बिंदु है ये? 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? ये शक्ति परियोजना है और ये राज्य है। तो इसका करेक्ट जवाब होगा सी नंबर, शिव समुद्रम केरल का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर, तारापुर में। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित को कार्यक्रमानुसार आपको सुमेलित करना है। लिखा हुआ है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, यानी पहले का आपको प्रथम योजना का मिलाना है सामुदायिक विकास से। दूसरा, एक मिनट, ये सामुदायिक विकास 2 नंबर पे है। और द्वितीय योजना का आपको मिलाना है तीव्र औद्योगिकरण से। और तृतीय योजना आपको मिलाना है आधारभूत उद्योगों का प्रसार से। और चतुर्थ योजना आपको मिलाना है स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। और ये पांचवा मिलाना है पंचम योजना जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो इसका करेक्ट जवाब है IVRD, यानी ऑप्शन नंबर ए का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, उत्पादन कार्यों का योगफल। यानी किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो इसका जवाब होगा उत्पादन कार्यों का योगफल। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसका करेक्ट जवाब होगा ए नंबर, यानी 42वां। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा संघीय सरकार। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इसका जवाब बताना है आपको। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, यानी बी नंबर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो राज्यसभा आपको बताना है ये कब भंग की जाती है। तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है। तो ये कौन कहलाता है? ये डी नंबर, यानी रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ मानव शरीर का भार होता है। तो मानव शरीर का भार क्या होता है, कब होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो क्या होती है? अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में आपके हीलियम भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन RDX का अन्य नाम है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा साइक्लोनाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है, निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है। तो कौन सा इसमें सर्वात्रिक दाता होता है? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, ग्रुप O। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, संघार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस हार, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए यहाँ पर भी सम प्लस हार है, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है माँ में, और यहाँ पर हलंत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मूर्त शब्द का विलोम है। तो मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? अमूर्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें करेक्ट जवाब इसका होगा बी नंबर,
दौहित्र, ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द बताइए। भविष्य में होने वाले को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा भावी। अगला क्वेश्चन है दिन दीन, दिन दीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही अर्थ क्या होगा? फिर से पढ़ लीजिए इसको। दिन दीन शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट होगा दिन का मतलब है दिवस और दीन का मतलब है गरीब, यानी दिवस और गरीब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मुंबई में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया इंदौर को। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड किसने जीता है? तो ये किसने जीता आपको बताना है। सुष्मिता सेन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में ओडिशा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो कौन सा जिला घोषित किया गया है? ये किया गया है बी नंबर, यानी गंजम। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की थी? तो इसका करेक्ट जवाब आपको बताना है डी नंबर, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, देखिए इसका जवाब दीजिए। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें इसका सही जवाब होगा 136वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स के रूप में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका डी नंबर, यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में कौन प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं? तो कौन बने हैं? ए नंबर है फ्रांसीसी केरे। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं आपको बताना है इसमें। इसका करेक्ट जवाब होगा 9 पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सूडान की राजधानी है, तो सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका करेक्ट जवाब है बी नंबर, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कब हुआ था। ये हुआ था 2009 में रूस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ है चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील आपको बताना है किस राज्य में है। यह है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो ये किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है आपका सी नंबर, ये हिंदुस्तानी गायक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ है विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है? तो आपको बताना है इसका सही जवाब होगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी किस राज्य से हैं? तो आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित हैं। ये केरल से हैं। नेक्स्ट प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बताना है आपको हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये होते हैं 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो किसने संकल्पना की थी? जोसेफ फोरियर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका गद्यांश, इसको पढ़ने के बाद में इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पूंजीवाद समाज में लेखक पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रहता था। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला साहित्य या लेखक के लिए एलिनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज
से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई। कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि कला सामाजिक समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आई। इसमें उसका अजनबीपन या एलिनेशन और बढ़ा। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न, पूंजीवादी पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा आपका सी नंबर, यानी बाजार आ गया है। अगला प्रश्न है, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो ये किसका दायित्व था? ये था समाज का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है। तो क्या है कला क्षेत्र के संकुचन का आशय? आपको बताना है। ये होगा कला का दायरा सीमित होना। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है अजनबीपन का आशय है। तो अजनबीपन का मतलब क्या होता है? एकाकीपन, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका सही शीर्षक होगा आपका ए नंबर, कला में पूंजीवाद, यानी 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये भी गद्यांश ही है, इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वह बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। अगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। ये भी अगर यह भी कि अगर वह निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ है ईर्ष्या का काम है। तो ईर्ष्या का क्या काम है? इसका करेक्ट जवाब होगा जलाना। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर, लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो इसमें क्या गई? खिल्लियां उड़ाई गई हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है अपव्यय का क्या अर्थ है होता है? तो अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। नेक्स्ट प्रश्न है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक होगा ईर्ष्या। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे आपको अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अब पेपर में मुश्किल से 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो सभी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और सभी का कल्याण हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।